Good afternoon, all. In our previous lecture, we discussed about high level modulation and low level modulation. Okay, now in this lecture, we will discuss about the topic that is collector class C modulator along with a base modulator. ओके तो ध्यान रखिएगा जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द मॉड्यूलेटर वी कैन डिवाइड मॉड्यूलेशन इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट वन इज द हाई लेवल मॉड्यूलेशन एंड द सेकंड वन इज लो लेवल मॉड्यूलेशन okay if the power required by the modulator is high, at that time the modulation process is known as high level modulation. And if the power required for the modulation is low, then at that time this type of modulator is known as low level modulator. Okay, now uh, now today we will discuss collector class C modulator. Collector class C modulator and base modulator, these two modulators are under the category of high level modulation, high level modulator. Why this modulator is known as high level modulator? The reason behind this is that in this type of modulation the power requirement is very high. In this type of modulation the power requirement is high. That's why we can say these modulator are under the category of high level modulation. समझ में आई सभी को बात? दो टाइप के मॉड्यूलेटर होते हैं, हाई लेवल, लो लेवल। हाई लेवल मॉड्यूलेटर ऐसे होते हैं जिनको पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना? तो मॉड्यूलेशन के लिए क्यों पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती होगी? क्योंकि मैसेज सिग्नल को भी वहाँ पे ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे जो मैसेज सिग्नल होता है वो भी हमारा हाई पावर होता है, जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो भी हाई पावर होता है। तो क्योंकि मैसेज सिग्नल और जो भी हमारा कैरियर सिग्नल है दोनों हाई पावर सिग्नल होते हैं, तो दैट्स वाई वी नीड अ हाई पावर मॉड्यूलेटर सर्किट, है ना? सो इस टाइप के मॉड्यूलेशन को हाई लेवल मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है इसी कैटेगरी का एक और टॉपिक, है ना? हाई लेवल मॉड्यूलेटर के अंदर का एक टॉपिक आप इसे कह सकते हैं, है ना? हाई लेवल मॉड्यूलेशन के अंदर का टॉपिक है क्लास सी मॉड्यूलेटर एंड बेस मॉड्यूलेटर, है ना? अच्छा, अगर ये मॉड्यूलेटर हम इसे कह रहे हैं तो डेफिनेटली इनका यूज किया जाता होगा किसी ना किसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए, मॉड्यूलेट करने के लिए, है ना? तो जैसा हमने यहाँ पे बताया है कि these methods are used for the generation of AM signal। ठीक है, अब हम चलते हैं अगर यूनिट वन की तरफ। यूनिट वन में हम लोगों ने जैसे कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, तो यूनिट वन में जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो वहां पे मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स मॉड्यूलेशन के कराए थे, जैसे स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन हो गया, बैलेंस्ड मॉड्यूलेशन हो गया, शायद आप लोगों को याद होगा, है ना? तो जो हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन होता है फॉर दैट इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल, या बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर होता है दैट इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल ऑल्सो। दीज मॉड्यूलेटर्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ लो लेवल मॉड्यूलेशन, है ना? सभी को समझ में आ रहा है? फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने दो मॉड्यूलेटर पढ़े थे, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो। एक हम लोगों ने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पढ़ा था, एक हम लोगों ने बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर पढ़ा था, है ना? तो जो भी हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर होता है, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर होता है, ये सारे मॉड्यूलेटर बेटा इनको कहा जाता है लो लेवल मॉड्यूलेटर, है ना? क्योंकि इनके मॉड्यूलेशन के लिए पावर रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, और जब हम लोग कम पावर को मॉड्यूलेट करते हैं उसके बाद ट्रांसमिट करने के लिए फिर हम लोग आउटपुट में हम लोग एम्पलीफायर लगाते हैं, पावर एम्पलीफायर। बात समझ में? लेकिन ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इसमें हमें इनपुट में ही सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, इनपुट में ही मॉड्यूलेटर के इनपुट में ही हमें हाई पावर सिग्नल जनरेट करना होता है। इसीलिए जो हमें पावर रिक्वायरमेंट होती है मॉड्यूलेटर के लिए वो हमारी ज़्यादा होती है। आई थिंक सारी टॉपिक्स अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कलेक्टर मॉड्यूलेटर का डायग्राम गिवन है, वैसे ही एक बेस मॉड्यूलेटर का भी डायग्राम गिवन है। हम इसको पार्ट बाय पार्ट एक देखते हैं, है ना? सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कलेक्टर क्लास सी मॉड्यूलेटर, है ना? तो ध्यान रखिएगा, कलेक्टर क्लास सी मॉड्यूलेटर इज अ हाई लेवल मॉड्यूलेटर। ओके, चलो, इस टाइप के मॉड्यूलेटर को बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हमें जरूरत है इसकी, इसे क्या कहते हैं अगर सिंबल से आप लोग देख समझ पाए तो, ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है। किस टाइप का ट्रांजिस्टर है? एनपीएन बीजेटी ट्रांजिस्टर, है ना? ये हमारा बेस हो गया,
ऊपर वाला पार्ट हमारा कलेक्टर हुआ। क्यों ऊपर वाले पार्ट कलेक्टर किए? क्योंकि हमने इसमें अगर एरो का साइन मेंशन किया है तो ये हमारा ऑटोमेटिकली एमीटर हो जाता है ना। जहाँ पे एरो का साइन मेंशन होता है वो करंट फ्लो के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एरो का डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली इसको हम एमीटर कहेंगे। हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इसको हम IRE कह सकते हैं। ठीक, अब ये हमारा, इसको हम, ये हमारा सिंबल हो गया ट्रांजिस्टर का। समझ में आया सभी को? ये हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। अब हमने ट्रांजिस्टर के जो बेस एंड है इसमें हमने एक कैपेसिटर प्रोवाइड किया। एक कैपेसिटर यहाँ से हम लोगों ने इनपुट में कनेक्ट किया और साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया यहाँ पे। समझ में आया? आप अगर इसको और भी कुछ अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो इसके बहुत सारे पॉसिबल सर्किट्स हो सकते हैं, है ना। उन्हीं में से किसी एक के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कैपेसिटर, ये हमारा हुआ रजिस्टर, इसको मैंने आर से मेंशन कर दिया। अब ये जो पोर्ट है बेटा ये हमारा इनपुट पोर्ट है ना। इसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको सीटी ही रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियर, तो मैं यहाँ पे सीटी ही लिखता हूँ। अब ये सीटी होता कैसे है ना, तो सबसे पहले सीटी भी देख लेते हैं। सीटी मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल, है ना। और जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल होता है उसमें उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो लगभग लगभग कांस्टेंट हो जाता है और बहुत ही कंप्रेस्ड वेव फॉर्म बनती है। कंप्रेस्ड वेव फॉर्म मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है ना। कंप्रेस्ड वेव फॉर्म दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ये हमने कुछ कैरियर सिग्नल बना लिया। सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं ना। ये जो हमारे कैरियर सिग्नल है इसका पॉजिटिव एक्सिस में जो भी एक्सपांसन है वो प्लस ए सी है, नेगेटिव एक्सिस में जो भी एक्सपांसन है माइनस ए सी है ना। इसका अगर मैं इक्वेशन बोलूँ तो ए सी, इसका अगर मैं इक्वेशन बोलूँ तो क्या हो सकता है, ए सी कॉस ऑफ, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, है ना। ये तो ध्यान रखिएगा, ये कॉस भी हो सकता है साइन भी हो सकता है ना। हम सिर्फ और सिर्फ साइनोसॉइड, क्योंकि ये साइनोसॉइडल सिग्नल है इसलिए हम यहाँ पे कॉस या साइन मेंशन किया। तो ऐसा कुछ हमेशा जरूरी नहीं होता है कि हमेशा हमें यहाँ पे कॉस ही लेना है ना। यहाँ पे आप साइन भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अच्छा। अब बेटा ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये कोई नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं है। ये ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है एज अ एम्पलीफायर, है ना। ये जो ट्रांजिस्टर जो वर्क कर रहा है ना बेटा, ये एज ए एम्पलीफायर वर्क कर रहा है ना। इसको हम लोग पावर एम्पलीफायर भी कह रहे हैं, इसी को हम लोग पावर एम्पलीफायर कहते हैं। सभी को समझ में आया? ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है एज अ एम्पलीफायर वर्क कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पावर एम्पलीफायर। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? अब कोई भी एम्पलीफायर जब बनता है बेटा, या कोई भी एम्पलीफायर जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए हमें क्विसेंट पॉइंट को सेट करना होता है। अब ये क्विसेंट पॉइंट क्या होता है? क्विसेंट पॉइंट को समझने के लिए आप एक कैरेक्टरिस्टिक ध्यान दीजिए जो आप लोगों ने शायद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी होगी, है ना। अगर हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट और वोल्टेज कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज को कंट्रोल करें, है ना। अगर हम लोग कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को कंट्रोल करें तो एक पॉइंट में आपको ऐसा देखने मिलेगा कि जितना हम लोग VCE में चेंज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग IC में चेंज आता है। दैट मीन्स वो एक लीनियर इस टाइप का ग्राफ आएगा, है ना। जैसे जैसे हम लोग VCE में चेंज करते हैं, जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि कलेक्टर और इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होती है ना। तो उस लीनियर रिलेशनशिप को मैं इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वैसे ही जब इनके बीच में वेरिएशन देखा जाता है तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन आपको देखने मिलेंगे, कुछ इसके ऊपर मिलेंगे कुछ इसके नीचे मिलेंगे। बात समझ में आई सभी को? ठीक, जब सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो कुछ इस टाइप की एक लाइन मिलती है। इसको कहा जाता है डीसी लोड लाइन। क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन, है ना। ये डीसी लोड लाइन जिस पॉइंट में इसे कट करता है ये हमारा क्विसेंट पॉइंट कहलाता है। इसको हम लोग क्यू पॉइंट भी कहते हैं,
बात समझ में आया? तो जब भी कोई एम्पलीफायर बनाया जाता है तो हम इस क्वेश्चन पॉइंट के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं कि वो किस टाइप का एम्पलीफायर है। तो सपोज अगर कोई मैंने आईसी और वीसी की वैल्यू सेट किया और उससे मुझे जो पॉइंट मिला, जो क्वेश्चन पॉइंट की वैल्यू मिली, वो इस पॉइंट पे लाई कर रही है, वो यहाँ पे लाई कर रही है, वो इस एक्सेस पे लाई कर रही है ना? तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इस टाइप के एम्पलीफायर को, जिसमें हम लोग इस टाइप की सेटिंग करते हैं, इसको कहा जाता है क्लास ए एम्पलीफायर। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? क्लास ए पावर एम्पलीफायर। क्लास ए पावर एम्पलीफायर में एम्पलीफिकेशन तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसके पॉजिटिव साइड में भी बहुत एम्पलीफिकेशन होगा, नेगेटिव साइड में भी बहुत एम्पलीफिकेशन होगा, कि अगर हम लोग कोई भी इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किए तो, कोई भी इनपुट सिग्नल हमें प्रोवाइड किया तो इसके इतने एम्पलीट्यूड के लिए भी बहुत अच्छा एम्पलीफिकेशन होगा, इतने एम्पलीट्यूड के लिए भी बहुत अच्छा एम्पलीफिकेशन होगा, और नेगेटिव एम्पलीट्यूड के लिए भी बहुत अच्छा एम्पलीफिकेशन होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, इसमें एक दिक्कत ये होती है कि क्लास ए एम्पलीफायर में एम्पलीफिकेशन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसकी इफिशियंसी अच्छी नहीं होती है। ठीक है? तो अगर मुझे अच्छी इफिशियंसी चाहिए तो हम किस तरफ जाते हैं? अच्छी इफिशियंसी के लिए हमको जाना पड़ता है क्लास सी एम्पलीफायर की तरफ। बात समझ में आई? अच्छे एम्पलीफिकेशन के लिए हमें क्लास सी एम्पलीफायर की तरफ जाना होता है। इसके इस लाइन पे जो रीजन, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन कहलाता है सैचुरेशन रीजन, ये हमारा लाइन एक्टिव रीजन कहलाता है, नीचे वाला रीजन हमारा कट ऑफ रीजन कहलाता है। बात यहाँ तक सबको समझ में आई है? ठीक है? तो जो हमारा क्लास सी एम्पलीफिकेशन, क्लास सी एम्पलीफायर होता है ना बेटा, वो क्लास सी एम्पलीफायर के दो पैरामीटर्स आप ध्यान रखिए। क्लास सी एम्पलीफायर की इफिशियंसी सबसे अच्छी होती है, अप्रोक्सीमेटली 75% या 70% टू 80% आप कह सकते हैं। इसकी इफिशियंसी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें भी एक आप इसका एक ड्रॉबैक बोलिए या इसका एक वीक पॉइंट बोलिए, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ का एम्पलीफिकेशन होता है, पॉजिटिव हाफ का। बात सबको समझ में आ रही है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ का एम्पलीफिकेशन होता है, एक हाफ पूरी पूरी क्लिप हो जाते हैं। ठीक बात समझ में आई सभी को? ठीक है? तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन पॉइंट को सेट किया ताकि हमारा ट्रांजिस्टर जैसा वर्क करे वो हमारे एक पावर एम्पलीफायर की तरह, और किस टाइप के पावर एम्पलीफायर की तरह वर्क करे, वो हमारे क्लास सी पावर एम्पलीफायर की तरह वर्क करे। बात समझ में आई? और क्योंकि हमने अपने ट्रांजिस्टर को क्लास सी एम्पलीफायर बना दिया है, ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि हमने अपने ट्रांजिस्टर को क्लास सी एम्पलीफायर बना दिया है, इसलिए ये वाला जो मेथड हमारा वो कलेक्टर क्लास सी एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर कहलाता है। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है? तो ये हमारा है एक कलेक्टर क्लास सी ट्रांजिस्टर, इसी के थ्रू हम लोग एम्पलीफिकेशन करेंगे, इसी के थ्रू हम लोग एएम वेव जनरेट करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है? अब इसका जो आउटपुट होता है बेटा, क्योंकि वो कलेक्टर एंड से मिलता है, इसका जो आउटपुट होता है क्योंकि वो कलेक्टर एंड से मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज क्लास कलेक्टर क्लास सी, कलेक्टर क्लास सी पावर एम्पलीफायर, है ना? कि इसका जो आउटपुट है हम लोग कलेक्टर एंड से ले रहे हैं। ठीक है? अच्छा, कलेक्टर एंड में एक और डिवाइस लगाया जाता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होगा क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इसे पढ़ा हुआ है। इसे कहा जाता है टैंक सर्किट, है ना? इसे क्या कहा जाता है बेटा? टैंक सर्किट। टैंक सर्किट का यूज किया जाता है, टैंक सर्किट को किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जाता है, ट्यून्ड किया जाता है ना? किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड किया जाता है, और इसका जो आउटपुट होता है, इसके आउटपुट है मुझे एएम वेव मिलती है, एएम सिग्नल मिलता है ना? जिसको हम क्या करते हैं, एक एंटीने के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, ये जो एएम वेव है ये दिखती कैसे होगी? अगर आप लोगों को याद होगा, अगर अगर आप लोग प्रॉपर रिवाइज कर रहे होंगे अपने सिलेबस का, अपने टॉपिक्स का, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एएम वेव का कुछ इस टाइप का शेप करवाया था। दिस इज अंडर मॉड्यूलेटेड एएम वेव, है ना? इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1, है ना? और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा एक्सपांड फॉर्म है इस कैरियर सिग्नल के कंपैरिजन में, क्योंकि एक मिनट इसको हम लोग ऐसा बना रहे हैं, है ना? इसकी फ्रीक्वेंसी वही है क्योंकि ये कैरियर सिग्नल ही है। एक मैं इसको फिर से बनाता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है बेटा, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वही है जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ना? तो हमें इसको इतना ही कंप्रेस्ड बनाना है, भले ही यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को उतना क्लियरली समझ में ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसे हमें उतना ही कंप्रेस्ड बनाना है जितना कि कैरियर सिग्नल को आपने बनाया है ना? क्योंकि ये भी कैरियर सिग्नल ही है,
क्योंकि इसके आउटपुट में जो सिग्नल मिल रहा है बेटा ये भी कैरियर सिग्नल ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने इसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया। सिर्फ और सिर्फ हमने इसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया। और क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है तो हम उसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। बात सभी को क्लियर है यहाँ तक? क्लियर बात यहाँ तक सभी को समझ में? ठीक। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर को वर्क कराने के लिए किसी भी हमें जो सी पॉइंट होता है, जो कलेक्टर पॉइंट होता है, उसमें हमें एक डीसी सप्लाई देनी होती है। तो चलिए हम यहाँ पे एक डीसी सप्लाई का अरेंजमेंट करते हैं। ये हो गई हमारी प्लस वीसीसी। ठीक, बात सबको समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इतना ही पार्ट स्टडी करते हैं, फिर हम लोग लेटर ऑन आगे की तरफ जाएंगे। ये हमारा कैपेसिटर है एल, हमने ये हमारा इंडक्टर है, हमने एल मेंशन कर दिया, कैपेसिटर सी। और ये हमारे इस ट्रांसफार्मर क्या, ये टैंक सर्किट कैसे बनता है बेटा? टैंक सर्किट ट्रांसफार्मर का यूज करके बनता है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है ये सारी, और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी, हमने एल मेंशन किया। ठीक है, ये भी हमारा एल है। ये भी हमने यहाँ पे एक एल मेंशन, एक क्वाइल ली है जिसको मैंने एल मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। अच्छा चलिए, अब अगर हम अभी अभी हमारे पास क्या सिग्नल है? अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैरियर सिग्नल है ना? तो ध्यान दीजिएगा, इस टैंक सर्किट की कुछ प्रॉपर्टी है। इस टैंक सर्किट की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? इस टैंक सर्किट की प्रॉपर्टी ये होती है कि सबसे पहले हम इसको एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे ये सबसे अच्छा एम्पलीफिकेशन देता है, सबसे ज्यादा गेन प्रोवाइड करता है ना? अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा तो मैंने इसको एक कर्व के फॉर्म में भी आप लोगों को समझाया था कि जिस भी फ्रीक्वेंसी पे इसको ट्यून किया जाता है उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है ना? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वो हाईएस्ट एम्पलीफिकेशन देता है, उसके बाद बाकी फ्रीक्वेंसी पे वो कम एम्पलीफिकेशन देता है। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। और ये तो हमारा पहली प्रॉपर्टी होगी टैंक सर्किट की। टैंक सर्किट की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है। टैंक सर्किट क्या की ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? टैंक सर्किट की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि टैंक सर्किट एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यूअस ऑसिलेट करता है। एक उस फिक्स फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यूअस ऑसिलेट करता है जिस पे उसे ट्यून्ड किया गया। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब हम यहाँ पे कैरियर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, है ना, इन द इनपुट एंड ऑफ पावर, इन द इनपुट एंड ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर, है ना? ये हमारा क्लास सी एम्पलीफायर है, इसको पावर एम्पलीफायर भी कह रहे हैं ना। इसके इनपुट एंड में यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर का क्या काम होता है? जो भी हमारा डीसी सिग्नल होता है उसको ब्लॉक करता है, सिर्फ और सिर्फ एसी सिग्नल। क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस सीटी हमारा कैरियर सिग्नल एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल है, इसलिए वो उसको पास होने देगा। जो भी हमारा डीसी कंपोनेंट होगा उसको वो ब्लॉक कर देगा। जब हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास सी है, ये किस टाइप का एम्पलीफायर है बेटा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था ये किस टाइप का एम्पलीफायर है। ये क्लास सी एम्पलीफायर। तो क्लास सी एम्पलीफायर की इफिशियंसी तो अच्छी होती है, लेकिन क्या एक दिक्कत आ जाती है इसमें बेटा, कि इनपुट तो भले ही हमारा पॉजिटिव भी रहे और नेगेटिव भी रहे, लेकिन जो क्लास सी एम्पलीफायर का जो भी आउटपुट आएगा बेटा वो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव हमें नहीं मिलेगा। नेगेटिव हाफ टोटल सप्रेस हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मुझे पॉजिटिव हाफ मिलता है, नेगेटिव हाफ टोटल सप्रेस हो जाता है। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक। अब ये वाला जो हमारा इनपुट होता है बेटा वो हम प्रोवाइड करते हैं इस टाइप के टैंक सर्किट में। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में है? इस टाइप के टैंक सर्किट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक। तो जब इस टाइप के टैंक सर्किट में प्रोवाइड कर रहे हैं तो टैंक सर्किट इस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट होता है ना। जो भी हमारे यहाँ से इनपुट सिग्नल आ रहा है, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे इसको ट्यून किया गया उस पे वो कंटिन्यूअस ऑसिलेट होता है। और क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम वही फ्रीक्वेंसी पे है जिसमें इसमें ट्यून किया गया है ना। हमने इस टैंक सर्किट को भी एफसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया गया और जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारी एफसी है। तो डेफिनेटली ये ऑसिलेट करते रहेगा। और अगर ये ऑसिलेट कर रहा है बेटा तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो अगेन अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो अगेन ये जो हमारे इस इनपुट के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव साइड में भी ऑसिलेट होगा, नेगेटिव साइड में भी मूव करेगा। पॉजिटिव में भी मूव करेगा, नेगेटिव में भी मूव करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड मूव करेगा। इसको हम लोग कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? मतलब हमने इनपुट दिया था सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो तो मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिग्नल आ रहा है ना। तो इसको हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। क्लियर बात?
ठीक है, तो जैसे मैंने इनपुट दिया था, इनपुट का क्या हुआ, इनपुट में उसका पावर एम्पलीफाई हुआ, जो भी हमारे जितना भी एम्पलीट्यूड होगा, सपोज ये 1 वोल्ट होगा तो यहाँ पे 25 वोल्ट आ गया, 25 वोल्ट आ गया, है ना। मतलब जो भी हमारा आउटपुट है बेटा, ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है ना वो इंक्रीज हो गया, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं इसे, है ना। और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ है। जब हम लोगों ने इसे टैंक सर्किट में प्रोवाइड किया तो टैंक सर्किट इसके दोनों, क्योंकि टैंक सर्किट उस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट हो रहा है, तो इसके दोनों साइड में आउटपुट में भी पॉजिटिव में भी 25 प्रोवाइड कर देगा, नेगेटिव में भी 25 -25 प्रोवाइड कर देगा। ये इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होते रहेगा। बात समझ में आई सभी को? ठीक। तो जो ये सिग्नल है, सेम वो ही ये सिग्नल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके पावर में एम्पलीफिकेशन हो चुका है, इसके पावर में एम्पलीफिकेशन हो गया, कैरियर सिग्नल के पावर में पावर एम्पलीफाइड हो चुका है कैरियर सिग्नल का। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी तक हमारा मैसेज सिग्नल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं आया है ना। हम लोगों ने यहाँ पे एक फिक्स्ड वीसीसी सप्लाई प्रोवाइड की है, और ये वीसीसी के कारण ही यहाँ पे हमारा कलेक्टर वर्क कर पा रहा है। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अभी तक हमने कोई भी मैसेज सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया है ना। कुछ भी डाउट आ रहा होगा बेटा तो एक बार वीडियो में बैक जाना और फिर से इसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना। ठीक, अब हम क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं बेटा, अब हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं मैसेज सिग्नल। और मैसेज सिग्नल हम कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, मैसेज सिग्नल हम जो यहाँ पे कॉइल मैंने ऐड किया ना, इसी ये हमारी इस ये हमारी इसी इसको हम लोग मॉड्यूलेटर भी कह सकते हैं, मॉड्यूलेटर ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, या सिंपल आप इसको मॉड्यूलेटर भी समझ सकते हैं, है ना। इसके इनपुट में, ये जो इसका इनपुट है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके इनपुट में यहाँ से इस ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। जैसे यहाँ पे चेंजेस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में चेंजेस आ जाएगा, है ना। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है एक और क्लास सी एम्पलीफायर कनेक्ट कर दिया, और एक क्लास सी एम्पलीफायर कनेक्ट कर दिया, है ना। लेकिन बार बार मैं उस क्लास सी एम्पलीफायर को वापस से ड्रॉप तो करूंगा नहीं, है ना। तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसे मैं इसे सीधे सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर हाई पावर एम्पलीफायर हाई पावर एम्पलीफायर हाई पावर एम्पलीफायर, है ना। और ये हाई पावर एम्पलीफायर किस चीज को एम्पलीफाई कर रहा है, किस इनपुट को एम्पलीफाई कर रहा है, ये इनपुट है बेटा हमारा मैसेज सिग्नल एमटी। ये इनपुट कौन सा है हमारा, दिस इनपुट इज अवर मैसेज सिग्नल एमटी। क्लियर बात सबको समझ में है? तो अब ये मैसेज सिग्नल कैसा होता है, मैसेज सिग्नल कैसा होता है, ये मैसेज सिग्नल कैसा होता है, मैसेज सिग्नल ऐसा कुछ होता है, ये हम लोगों ने बनाया मैसेज सिग्नल, है ना। अगर आप लोग इस सिग्नल और इस सिग्नल को आप लोग प्रॉपर ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो भी एक्सपांडेड फॉर्म में बनी है थोड़ी, है ना, ये थोड़ी एक्सपांडेड फॉर्म में है, और ये थोड़ी कंप्रेस्ड फॉर्म में है। क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपांडेड फॉर्म में है इसलिए हम कह सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब हम इस टाइप के सिग्नल को, जब इस टाइप के लो पावर सिग्नल को, इसको हम लोग कोई भी सिग्नल कह सकते हैं, इसको कुछ बुक्स में ऑडियो सिग्नल भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में इस एमटी की जगह यहाँ पे माइक लिख दिया जाता है ना। तो ये कुछ भी सिग्नल हो सकते हैं बेटा। कभी भी अगर कहीं पे आप लोग कोई बुक पढ़ेंगे उसमें माइक लिखा होगा या ऑडियो सिग्नल लिखा होगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग कुछ और पढ़े तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को क्लास लेक्चर के, जब लोग एनालॉग कम्युनिकेशन स्टार्ट किए थे तभी मैंने बताया था, जो भी हमारा मैसेज सिग्नल होता है उसको लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी कहा जा सकता है, ऑडियो सिग्नल भी कहा जाता है, बेस बैंड सिग्नल भी कहा जा सकता है, कोई भी सिग्नल कहा जा सकता है इसे। क्लियर यहाँ तक? जब इस मैसेज सिग्नल को, लो पावर मैसेज सिग्नल को हाई पावर एम्पलीफायर में प्रोवाइड किया जाता है तो इसके पावर को इंक्रीज करके वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक, अब इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अकॉर्डिंग, इस प्राइमरी वाइंडिंग के अकॉर्डिंग इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, होगा, डेफिनेटली होगा। तो क्योंकि जो पहले यहाँ पे एक फिक्स्ड वोल्टेज वीसीसी, जो एक फिक्स्ड डीसी वोल्टेज वीसीसी हमें यहाँ पे टैंक सर्किट में मिल रहा था, अब वो तो फिक्स नहीं होगा। अब वो वीसीसी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वो मैं कुछ ऐसा आप लोगों को कह सकता हूँ, मैं इसको कुछ ऐसा ऐसा कह सकता हूँ, वीसीसी प्लस वीएम कह देता हूँ मैं यहाँ पे। ये वीएम कहाँ से मिल रहा है, वो वीएम मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो जैसे जैसे एमटी में चेंज आएगा, जैसे जैसे मैसेज सिग्नल में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका, और इसके पावर को जब हम बूस्टअप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इस कॉइल में भी, इस मॉड्यूलेटर में भी चेंजेस आएगा। आप इस कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कंप्लीट ब्लॉक है ना बेटा, इसको आप लोग मॉड्यूलेटर भी समझ सकते हैं,
है ना। तो क्योंकि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज आपस में सीरीज में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इनपुट आएगा वो हमारा VCC प्लस VM ही होगा, है ना। और ये वाला वोल्टेज कंटिन्यूस वेरी करते रहेगा। क्यों वेरी करते रहेगा? क्योंकि मैसेज सिग्नल कंटिन्यू वेरी कर रहा है। और क्योंकि अगर ये वोल्टेज हमारा वेरी करेगा, ध्यान देना भाई सभी, क्योंकि ये वोल्टेज हमारा वेरी करेगा, तो जो इसका आउटपुट एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से जा रहा था, जो इसका टैंक सर्किट का आउटपुट एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से जा रहा था, ध्यान दीजिएगा, जो इसका जो इसका आउटपुट एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से जा रहा था, अब वो कांस्टेंट ना होके अब उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस आने लगेंगे, है ना। वो क्यों आए, इस एम्पलीट्यूड में क्यों चेंज आए? क्योंकि यहाँ पे एमटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा था, अब उसमें उस कांस्टेंट वोल्टेज में हमारे चेंजेस आने लगेंगे। और जो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, दिस वन इज नथिंग बट अ AM सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दिस वन इज नथिंग बट अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो आई होप ये पूरा पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हमारा पूरा एक कलेक्टर क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक, अगर आप लोगों को इसके थ्योरी पार्ट के बारे में जानना है तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं इसे रब कर रहा हूँ, एक मिनट। अगर आप लोगों को इसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में जानना है तो इसका ये थ्योरेटिकल पार्ट पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। आप लोग आराम से इसके एक अगर नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर करना है तो आप लोग नोट से यहाँ से देख सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है आप लोग वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में चाहिए तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका डायग्राम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे माइक मेंशन है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना एक्सप्लेन करते समय कि कुछ बुक में इसे माइक भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, तो ये सब चीज़ें, ठीक। तो ये इसका थियोरेटिकल पार्ट हो गया, आप लोग यहाँ से चेक कर लेंगे, ये इसका बाकी का थियोरेटिकल पार्ट हो गया, ठीक। तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके थियोरेटिकल पार्ट में आप लोगों को क्या क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक। चलिए अब ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम लोग ने प्रीवियस टॉपिक पढ़ लिया है तो। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ, है ना, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलो अब हम लोग बेस मॉड्यूलेटर की तरफ जाते हैं। बेस मॉड्यूलेटर भी सेम, अगर आप लोग पिछला टॉपिक समझ गए हैं तो ये टॉपिक भी बिल्कुल वैसा ही है ना। यहाँ पे भी हमने एक ट्रांजिस्टर लिया, ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर होगा, ये किस टाइप का एम्पलीफायर होगा, ये इस टाइप का हमारा क्लास सी एम्पलीफायर होगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो हम लोग क्लास सी एम्पलीफायर का ही यूज़ करते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो आप लोगों को इस एंड में जो भी कनेक्शन दिख रहा है ना बेटा, ये हमारा, ये हम लोग क्यों कनेक्ट किए हैं, ये हम लोग बाइसिंग के लिए कनेक्ट किए हैं। अगर आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स याद आ रहा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि बाइसिंग के लिए हम लोग कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे वोल्टेज डिवाइडर बायस होता है और एक हमारा फिक्स्ड बायस होता है। तो यहाँ पे जब इस टाइप का कनेक्शन होता है आप लोगों को याद होगा, एक हम लोग बेस एंड से और कलेक्टर बेस एंड और एमीटर एंड के बीच में कनेक्शन करते हैं रेजिस्टेंस का, फिक्स्ड बायस कहते हैं उसको, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपने बाइसिंग को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे फिक्स बायस लगाया। फिक्स बायस के लिए हमने यहाँ पे RFC दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक, है ना, यहाँ पे RFC यूज़ किया है, कॉइल यूज़ किया है, कैपेसिटर यूज़ किया है, यहाँ पे मॉड्यूलेटर, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट को अपने सर्किट में प्रोवाइड कर पाएँ, है ना। और ये हमारा बाइसिंग वोल्टेज है, ये हमारा बाइसिंग वोल्टेज है जो हम VBB यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। वैसे जो आउटपुट है वो हम लोग कलेक्टर एंड से लिया है, आउटपुट जो है वो हम लोग कलेक्टर एंड से लिए, VCC इसके DC वोल्टेज जो हम लोग कलेक्टर एंड में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी आउटपुट है वो इस एंटीना के थ्रू इसके सेकेंडरी वाइंडिंग से, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था ना, सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग आउटपुट ले रहे थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है, अगर पिछला टॉपिक समझे बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग एक पूरा साइनोसॉइडल सिग्नल देंगे तो कलेक्टर सी में एक हाफ साइकिल ही आएगी, क्योंकि ये क्लास सी एम्पलीफायर है तो एक ही हाफ को ये एम्पलीफाई कर पाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग टैंक सर्किट में देंगे, क्योंकि टैंक सर्किट उसी सेम फ्रिक्वेंसी पे ट्यून्ड है, तो वो उस फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट करने लगेगा, और क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट करने लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये दोनों हाफ जनरेट कर देगा आउटपुट में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को,
ठीक है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे हम वहाँ पे जो भी मैसेज सिग्नल है उसको कलेक्टर एंड में प्रोवाइड किए थे, हमें यहाँ पे मैसेज सिग्नल को इसके बेस एंड में प्रोवाइड करना है। ये बेस एंड है, तो हम लोग देखिए यहाँ से मैसेज सिग्नल को प्रोवाइड किए। ये देखिए मैसेज सिग्नल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे मैसेज सिग्नल को सबसे पहले मॉड्यूल एक वोल्टेज एम्पलीफायर में प्रोवाइड किया, है ना। और क्योंकि यहाँ पे आप फिर से देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैसेज सिग्नल को प्रोसेस के पहले ही, क्योंकि यहाँ पे मैसेज सिग्नल को, ये हमारा मॉड्यूलेटर है ना, आप समझ सकते हैं इसको मॉड्यूलेटर। क्योंकि हमारा ये जो मैसेज सिग्नल है ये मॉड्यूलेशन के पहले ही एम्पलीफाई किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज अंडर अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई पावर एम्पलीफायर, हाई लेवल एम्पलीफायर। क्लियर बात है। तो मैसेज सिग्नल को हमने एम्पलीफाई किया और उसको इस ट्रांसफार्मर के थ्रू हमने इनपुट प्रोवाइड किया अपने सर्किट में, है ना। तो जो भी यहाँ पे मैसेज सिग्नल होगा उसका एम्पलीफाइड वोल्टेज हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है तो एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा। बात समझ में आई। तो जो भी एम्पलीफाइड वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। और अगर प्राइमरी वाइंडिंग में हमें यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें वोल्टेज चेंज होगा। बात सबको समझ में आई। तो जो जैसे हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को, जैसे इस ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने इस वीबी में बायस किया था, इसका बायसिंग जो भी हमारा वीबी वोल्टेज था वो हमारा जो हमारा इनपुट वोल्टेज था, जो हमारा बेस वोल्टेज था वो हमने वीबीबी लिया। लेकिन जब हम लोग मैसेज सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो वो जो वीबीबी था अब वो वीबीबी प्लस वीएम हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को। क्योंकि यहाँ से वीएम वोल्टेज भी तो आएगा। तो ओवरऑल जब जो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड होगा, ओवरऑल जो इस टाइप के बाइसिंग में जो हमारा इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड होगा वो हमारा कंटिन्यूस वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि वो पहले वीबीबी फिक्स था। तो इस वीबीबी फिक्स होने के कारण जो भी हमें यहाँ पे इनपुट करंट मिलता था, है ना, मतलब यहाँ पे जो बेस करंट मिलता था वो हमारा कांस्टेंट होता था। क्यों कांस्टेंट होता था? क्योंकि वीबीबी हमारी कांस्टेंट थी। ठीक है। लेकिन जब हम इस वीबीबी जब इस वीबीबी की वैल्यू चेंज होगी, क्यों इस वीबीबी की वैल्यू चेंज होगी? क्योंकि जो नया वाला वीबीबी होगा वो वीबीबी प्लस वीएम हो जाएगा, है ना। तो अब जो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होगा वो हमारा कंटिन्यूस चेंज होगा। और इस इनपुट वोल्टेज के कारण, इस बेस वोल्टेज के कारण जो हमारा यहाँ पे जो बेस करंट आएगा वो भी हमारे चेंज होते जाएगा। ठीक है। अब ये बेस करंट कौन सा है? बेस करंट है हमारा कलेक्टर कैरियर का करंट, है ना। जो भी हमारा कैरियर सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल है, उसका जो भी करंट है वो हमारे कैरियर का करंट हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स जो हमारे यहाँ पे बेस करंट है वो चेंज होने लगेगा। तो अब अगर हमारा बेस करंट चेंज होने लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे आउटपुट पे जो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, कलेक्टर करंट, उसकी वैल्यू भी कंटिन्यूस चेंज होती जाएगी, है ना। और क्योंकि कलेक्टर करंट की वैल्यू चेंज होते जाएगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कलेक्टर करंट की वैल्यू चेंज होते जाएगी तो जो पहले एक फिक्स्ड, जो हमारा पहले एक फिक्स्ड जो हमारा पहले एक फिक्स्ड आईसी आ रहा था, फिक्स्ड कलेक्टर करंट आ रहा था, अब वो फिक्स ना होके अब वो कंटिन्यूस चेंज होते रहेगा। अब उसकी वैल्यू कंटिन्यूस चेंज होते रहेगी, है ना। ये जो हमारा कलेक्टर करंट है बेटा, जो पहले फिक्स था अब वो फिक्स ना होकर अब वो वेरी करेगा। और ये कलेक्टर करंट क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो पहले बेस वोल्टेज प्रोवाइड किया था वीबीजी, जो जो पहले फिक्स था, अब वो इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगा। और क्योंकि वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगा तो इस मैसेज के अकॉर्डिंग इस बेस करंट की वैल्यू भी चेंज होने लगेगी। और इस बेस करंट के अकॉर्डिंग इस कलेक्टर करंट की भी वैल्यू चेंज होने लगेगी, है ना। तो जो अब हमें आउटपुट में जो भी कलेक्टर करंट मिलेगा, अब हमें आउटपुट में जो भी कलेक्टर करंट मिलेगा वो एक एम वेव की तरह दिखेगा हमें, है ना। और इसका जो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो टोटली डिपेंडेंट है हमारे इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल चेंज होगा वैसे वैसे ही कलेक्टर भी हमारा, कलेक्टर का करंट भी हमारा चेंज होता जाएगा। ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ बेस मॉड्यूलेटर। ठीक है। और इसके इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है। आप यहाँ से इस थ्योरेटिकल पार्ट को देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कुछ दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे उस थ्योरेटिकल पार्ट को। ठीक। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द क्लास सी पावर एम्पलीफायर एंड बेस मॉड्यूलेटर। ठीक। सो आई होप आप सभी को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।